प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल बताने जा रहा हूं। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि जो निम्नलिखित संख्याओं को यानी कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं आपको दी गई है ये वह संख्याएं हैं या जो भी संख्याएं हो इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप व्यक्त कर दीजिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसको कैसे बनाना, ये बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को आप भी समझ ही रहे होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। आप यहाँ पर देखे होंगे 140 है, तो इसे क्या करना है कि जो अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना, क्योंकि आप अभाज्य गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। तो 2 से लगाएंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 है, तो उससे 2 से देना, तो आपको 70 हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 से तो अब डिवाइड होने वाला है नहीं, तो उसके बाद 3 से तो लगेगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं 35। फिर 4 तो अभाज्य संख्या ही है, अब आपको किससे देना, 5 से देना, तो 7 हो गया। अब आपको अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। तो आपको क्या करना है, इसको अब आगे नहीं बढ़ना है, आप इसे ही लिख देंगे। इसलिए 140 इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 2, 2 ठो 2 है, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक, इंटू 5 इंटू 7, या आप इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इसको भी बनाना, इसको भी बनाना और इन सभी सवालों को बनाना है, आपसे आसान से बन सकता है। छात्रों, अब प्रश्नावली 1.2 में दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पहले उसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको जो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं इसका HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। और कहता है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके HCF और LCM के बराबर है या नहीं, आपको इसकी जांच करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरे नंबर के सवाल को बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें आसान सवाल है। आपको 26 और 91 ये खुद बनाइएगा, 336 और 54 ये भी आसान है, आप इसे खुद बनाइएगा। मैं बनाने के लिए कोई बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दूसरा सवाल बना रहा हूं। तो आइए दूसरे नंबर के सवाल में देखिए क्या है कि जो आपको लिखा हुआ है 510 और 91, 510 और 91 को आपको क्या कर लेना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त कर लेना है, और उसकी सहायता से आपको HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि जो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो रही है, इसी तरह से आपको हमेशा यहाँ पे देना अभाज्य संख्याओं से ही भागा। तो आपको यहाँ पर 255 हो जाता है। ये 3 से भी लगने वाला है, क्योंकि 5 5 10 2 12 इसके अंकों का योग आपको क्या हो जाता है, 3 से विभाजित है। इसी कारण मैं 3 से डिवाइड दिया, यहाँ पर 3 से लगाता हूं तो 3 8 24 और 3 5 15, 85 होता है। 8 5 13, अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद आपको 5 आता है, तो 5 से दे दीजिए, यहाँ 17 आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जो 510 इक्वल टू क्या हो गया, 510 इक्वल टू आपको हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब चलिए यहाँ पर 2 से फिर दीजिए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 46 दूनी 92, 2 से लगाएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं 23 के रूप में आ गया। अब ये भी संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त हो चुका है, तो 92 इक्वल टू क्या हो गया, 2 पे पावर 2 गुना 23 हो गया। अब क्या कर लेना है कि जो इसका HCF और LCM देख लीजिए क्या होगा। पहले इसका HCF और LCM देख लीजिए। HCF यदि आप बात करते हैं 510 और क्या कहते हैं 92 का, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में देखिए कि जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है यहाँ पर 2 पे पावर 2 है और 2 है, ये इनमें सबसे छोटा घात वाला इसका HCF होता है, तो 2 पे पावर 1 वाले को यहाँ पर लिख लेना। और यदि कोई ऐसी संख्या इसमें शामिल होता तो उसको भी मैं यहाँ पर लिखता और उसमें से जो सबसे छोटा घात वाला उसको लिखता।
तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो अब मैंने क्या किया, 2 पे पावर 1 को लिखा तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम को आप देखिए, एलसीएम में आप क्या देख रहे हैं, 510 और 92 का जो एलसीएम आप लिखेंगे तो इसमें सब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़े घात वाला को इसमें लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो इसमें 2 पे पावर 2 को मैंने लिखा। बाद बाकी जो नहीं भी मैच कर रहा है उस सब को आप इसमें लिख दीजिए, यानी कि बाद बाकी सभी अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर जो इसके गुणनखंड में शामिल हुआ है इसे आपको लिख देना है। अब आपको प्रमाणित करके दिखा देना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर इसको देखिए, गुना करने के बाद क्या आता है। यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 60, इसके बाद 23 और आप 17 को गुना कीजिए, 23 और 17 को गुना करते हैं तो आपको हो जाता है 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है ना, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16। अब यहाँ पे 23 देखिए, ये हो जाता है कितना, 193, 391 और 391 को 60 से आप गुना कर लीजिए। 391 को यदि आप 60 से गुना करते हैं तो देखिए पहले 6 से गुना कर लीजिए तब 0 दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे ही करते हैं 6 और इसके बाद क्या हो जाता है, 9 छाका 54 का 4, ठीक है ना, हासिल 5, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, छतरी का 18 5 23, ठीक है ना, यानी कि 23,460 होता है। तो आप यहाँ पर 23,460 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम निकल गया और आपको एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब जांच कर दीजिए कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो आप मान लेंगे ये इतना तक आपका सवाल बन गया, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम आपने ज्ञात कर लिया। अब दूसरे पार्ट में जा रहे हैं तो मान लेंगे, माना ए बराबर, इसलिए मान लेते हैं सहूलियत होगी आपको प्रमाणित करने में। आप a इक्वल टू 26 ले लीजिए तथा b इक्वल टू आप क्या मान लीजिए 91, सॉरी इसको ना लिख रहे थे 510, ठीक है ना, और b इक्वल टू आप 92 ले लीजिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आप, जैसा कि आप ऐसा होता है आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है, प्रमाणित करना 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जैसा कि यानी कि संख्याओं का गुणनफल a गुना b जिसको माने हैं हम, तथा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे 2 पार्ट आ जाता है, एलएचएस और आरएचएस। बराबर के बाएं भाग को एलएचएस पार्ट कहते हैं, राइट हैंड साइड, और बराबर के उस साइड वाले भाग को दाएं भाग कहते हैं। तो a गुना b लिख लेना। a गुना b में देखिए क्या है आपको 510 और 92, 510 गुना 92, 510 और 92 को आप एक बार गुना कर लीजिए, क्या होता है 510 और आप क्या कीजिए 92 को गुना कीजिए। 510 दूनी जो होगा, ठीक है ना, 1020 होगा, ये बात आप सीधा सीधी जानिए, ठीक है। और 10 इसको 0 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 9 से अगर गुना करते हैं आप, ठीक है, तो 0 9 और 9 5 45, ठीक है ना, तो 0296 हो 46,920 होता है, यानी कि आपको गुना करने के बाद गुणनफल आया 46,920। एलएचएस पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आरएचएस पार्ट को गुना कीजिए। आरएचएस पार्ट में आपको क्या है, एचसीएफ ऑफ ए बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी जो है वह है एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है ना, गुना एलसीएम ऑफ ए बी, आपके इस पार्ट में ये है। आप एचसीएफ को देखिए कितना आपने निकाला था, एचसीएफ निकाला था 2 लिख लीजिए, और 23,460 आपने क्या निकाला था, ये तो मैंने अभी गुना के रूप में लिखा है इसको। इसके बाद एलसीएम क्या निकाला है आपको 23,460, 23,460 आप क्या कर लीजिए एलसीएम को लिख दीजिए, ठीक है।
अब इन दोनों को गुना कीजिए, 23,460 दूनी क्या होगा, देखिए 23 दूनी 46, 46,000 तो होगा, 460 दूनी क्या हो जाएगा, 45 दूनी 90, हाँ एकदम 46,920 ही होगा। आप यहाँ पर 46,920 इसको गुना करके देख लीजिए, 100% होगा। अब क्या देख रहे हैं, दोनों साइड में आपको 46,920 आ गया, ठीक है ना। तो 46,920 यहाँ भी, 46,920 यहाँ भी, इसीलिए आपको क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यानी कि LHS और RHS दोनों पार्ट बराबर है। यही तो आपको दिखाने के लिए कह रहा था, यानी कि दोनों संख्याओं का LHS और RHS बराबर होने का मतलब ये हो गया कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो हुआ, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो छात्रों, मैंने आपको दूसरा सवाल बताया, अब मैं आपको तीसरे सवाल के बारे में बताऊं।